चलिए, आज समय में बहुत पीछे चलते हैं, एक ऐसी प्राचीन और रहस्यमयी दुनिया में जिसकी कहानी हमें शब्दों से नहीं बल्कि ईंटों, मनकों और अस्थियों से पता चलती है। जी हाँ, ये कहानी है हड़प्पा सभ्यता की। और हमारी कहानी की शुरुआत होती है सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे अनोखी चीज से, इस हड़प्पाई मोहर से। जरा गौर से देखिए, ये सेलखड़ी पत्थर से बनी है और इस पर जो निशान है ना, वो एक ऐसी भाषा के हैं जो हजारों सालों से बिल्कुल खामोश है। एक ऐसा राज जिसे आज तक कोई भी नहीं खोल पाया है। तो यहीं पर सबसे बड़ा सवाल खड़ा होता है, भाई एक ऐसी सभ्यता के बारे में आखिर जाना कैसे जाए जिसने हमें पढ़ने के लिए एक शब्द तक नहीं छोड़ा। यहीं से असली पुरातात्विक जासूसी का काम शुरू होता है। तो हमारी इस पड़ताल का पहला पड़ाव यही रहस्यमयी मोहर है। देखिए, जब शब्द खामोश हो जाते हैं तो चीजें बोल उठती हैं। पुरातत्वविद एक तरह से जासूसी तो हैं, जो इन्हीं सुरागों को जोड़कर कहानी बनाते हैं। हर टूटा हुआ बर्तन, हर छोटा सा मनका और हर औजार उनके जीवन के बारे में हमें कुछ न कुछ बताता है, जिससे हम अतीत की एक धुंधली सी तस्वीर बना पाते हैं। तो चलिए, अब जरा और गहराई में उतरते हैं और देखते हैं कि धूल में और क्या-क्या सुराग छिपे हैं। सबसे पहले तो ये समझना होगा कि हड़प्पा सभ्यता कोई एक दिन में नहीं बन गई थी। नहीं, इसे पनपने में हजारों साल लगे। हम इसे मोटे तौर पर 3 हिस्सों में देख सकते हैं। एक शुरुआती दौर, फिर वो दौर जब ये अपनी बुलंदी पर थी, और आखिर में इसके पतन का दौर। और हाँ, ये कोई छोटी मोटी बस्ती नहीं थी, बिल्कुल नहीं। ये सभ्यता एक बहुत बड़े इलाके में फैली हुई थी। सोचिए, आज के अफगानिस्तान से लेकर पाकिस्तान और भारत के बड़े हिस्से तक। उस जमाने के हिसाब से इसका फैलाव वाकई हैरान कर देने वाला था। अब आते हैं इनके सबसे हैरत अंगेज सबूत पर, इनके शहर जो किसी चमत्कार से कम नहीं थे। चलिए, इनके सबसे मशहूर शहर मोहनजोदड़ो की सैर करते हैं। पहली नज़र में ही पता चल जाता है कि ये कोई ऐसे ही बसा हुआ शहर नहीं था। नहीं, इसे बाकायदा प्लान करके 2 अलग-अलग हिस्सों में बनाया गया था। ऐसा लगता है मानो एक ही शहर में 2 दुनियाएं हों। एक तरफ ऊंचाई पर बना दुर्ग, जो शायद शासकों या खास मौकों के लिए था, और दूसरी तरफ फैला हुआ निचला शहर, जहां आम लोग रहा करते थे। और कमाल की बात यह है कि दोनों ही हिस्से दीवारों से घिरे थे। मतलब प्लानिंग में कोई कमी नहीं थी। और ये जो प्लानिंग थी ना, वो सिर्फ शहर के नक्शे तक ही नहीं थी। जरा इनकी ईंटों को देखिए, सोच कर देखिए। एक ही साइज, एक ही अनुपात की ईंटें हर शहर में, सैकड़ों किलोमीटर दूर तक। ये इस बात का पक्का सबूत है कि कोई तो था जो सब कुछ एक सिस्टम से चला रहा था। लेकिन इनकी इंजीनियरिंग का असली कमाल तो कहीं और ही था, उनके ड्रेनेज सिस्टम में। यहाँ तक कि पुरातत्वविद अर्नेस्ट मकी भी इतने हैरान हुए कि उन्होंने इसे अब तक खोजी गई सबसे मुकम्मल प्राचीन प्रणाली कह दिया। जरा देखिए तो इनकी इंजीनियरिंग का लेवल। ऐसा लगता है कि घर बनाने से पहले उन्होंने एक ग्रिड पैटर्न में सड़कें और ढकी हुई नालियां बनाई, और फिर उनके किनारे घर खड़े किए। हर घर की नाली सड़क की मेन नाली से जुड़ी हुई। वाकई ये लोग अपने वक्त से सदियों आगे की सोच रखते थे। तो शहर तो बड़े शानदार थे, लेकिन इन शहरों में रहने वाले लोगों की जिंदगी कैसी थी? चलिए अब थोड़ा उनके रोजमर्रा के जीवन में झांकते हैं। तो एक आम हड़प्पावासी की डिनर प्लेट में क्या होता होगा? खैर, सुराग बताते हैं कि उनका मेन्यू काफी मजेदार था। गेहूं, जौ, दालें तो थीं ही, साथ में मवेशी, भेड़, बकरी और यहाँ तक कि मछली और पंछी भी थे। लेकिन ये सब उगाते कैसे थे? अब देखिए, हमें कोई असली हल तो नहीं मिला है, पर ये टेराकोटा का बैल देखिए। ऐसी चीजें ही तो हैं जो इशारा करती हैं कि हाँ, उन्हें बैलों के बारे में पता था, और बहुत मुमकिन है कि वो खेतों में जुताई के लिए इनका इस्तेमाल भी करते थे। एक और बड़ा सवाल, क्या हड़प्पा समाज में सब बराबर थे या वहां भी अमीर गरीब का भेद था? क्या हम इसका पता लगा सकते हैं? देखिए, समाज में हैसियत का अंदाजा लगाने का एक तरीका है कब्रों को देखना। कुछ कब्रों में मिट्टी के बर्तन और गहने मिले हैं, जो इशारा करते हैं कि हाँ, समाज में थोड़ा बहुत फर्क तो था। लेकिन एक बात साफ है, मिस्र के फ़ैरो की तरह ये लोग अपने मुर्दों के साथ बेशकीमती खजाना नहीं दफनाते थे। फर्क पता करने का एक और तरीका है मिली हुई चीजों को देखना। पुरातत्वविद इन्हें 2 हिस्सों में बांटते हैं। एक, रोजमर्रा के इस्तेमाल की चीजें, और दूसरी, लग्जरी यानी विलासिता की चीजें। फर्क एकदम साफ है ना?
एक तरफ है ये अनाज पीसने वाली चक्की जो लगभग हर घर में मिल जाती थी, और दूसरी तरफ है ये कीमती पत्थरों से बने मनके। ये हर जगह नहीं मिलते थे, ज्यादातर मोहनजोदड़ो जैसे बड़े शहरों में ही मिले हैं। इससे क्या पता चलता है? यही कि दौलत और रुतबा कुछ ही जगहों पर सिमटा हुआ था। तो इतनी सारी पड़ताल के बाद हम घूम फिरकर वापस वहीं पहुंच रहे हैं जहां से हमने ये सफर शुरू किया था। और ये रही वो मुहर। हम इनके शहरों के बारे में जानते हैं, इनके खाने पीने के बारे में जानते हैं, लेकिन इनके शब्द आज भी एक बंद किताब की तरह हैं, एक ऐसी पहेली जो हजारों साल बाद भी सुलझ नहीं पाई है। तो हमारे पास क्या है? ईंटें हैं, मनके हैं और अस्थियां भी हैं। हमने इन चीजों से उनकी दुनिया की एक तस्वीर तो बना ली है, लेकिन हम उनकी आवाजें आज तक नहीं सुन पाए हैं। वो क्या सोचते थे, क्या कहते थे, ये सब एक राज ही है। और यही सवाल हमें सोचने पर मजबूर करता है कि जिस दिन हम इनकी भाषा को समझने में कामयाब हो गए, उस दिन ये पत्थर न जाने कौन कौन सी अनसुनी कहानियां हमें सुनाएंगे। नमस्कार, चलिए आज एक सफर पर चलते हैं, भारत के उस दौर में जब यहाँ पहले महान साम्राज्य बन रहे थे। ये कहानी कोई 100-200 साल की नहीं, बल्कि लगभग 1000 साल के लंबे वक्त की है, जो करीब 600 ईसा पूर्व से शुरू होती है। हम उन राजाओं, किसानों और शहरों की दुनिया में झांकेंगे जो उस वक्त हमेशा के लिए बदल रही थी। तो इस कहानी की शुरुआत होती है एक बड़े रहस्य से। सदियों तक पूरे भारत में पत्थर पर खुदे हुए ऐसे शानदार शिलालेख मिलते रहे, लेकिन इनमें लिखा क्या है ये कोई पढ़ ही नहीं पाता था। सोचिए, ये पत्थर के खामोश गवाह थे जो कुछ कहना तो चाहते थे, पर उनकी आवाज जैसे कहीं खो सी गई थी। और यही सवाल इस पूरी कहानी का सेंटर पॉइंट है। आखिर इन पत्थरों में ऐसा क्या राज दफन था? ये किस राजा के थे, किस साम्राज्य की कहानी सुना रहे थे, और वो कौन सा संदेश था जो 2000 सालों तक किसी के पल्ले ही नहीं पड़ा? तो चलिए इस पहेली की एक परत को खोलते हैं। सबसे पहले तो ये समझते हैं कि इतिहासकारों के लिए इन पुरानी लिखावटों को पढ़ना इतना बड़ा चैलेंज, इतनी बड़ी चुनौती आखिर थी ही क्यों? इस पहेली को सुलझाने वाले विज्ञान को कहते हैं पुरालेख शास्त्र या एपिग्राफी। ये एक तरह से समझिए कि इतिहास की जासूसी है, जहां एक्सपर्ट्स पुरानी लिपियों को समझने के लिए छोटे छोटे सुराख ढूंढते हैं ताकि इतिहास के बड़े बड़े राज खुल सकें। अब ये स्लाइड देखिए, यह उस चुनौती को बहुत अच्छे से समझाती है। यहाँ ब्राह्मी लिपि का सिर्फ एक अक्षर है, क। देखिए कि 250 ईसा पूर्व में ये कैसा दिखता था, और लगभग 750 साल बाद 500 ईस्वी में ये कितना बदल गया। बस यही वजह थी कि इन लिपियों को समझना इतना मुश्किल काम था। और फिर आखिरकार वो पल आया, वो एक खोज हुई जिसने भारत के प्राचीन इतिहास के लिए एक मास्टर की का काम किया और सारे ताले खोल दिए। बात है 1830s के दशक की। जेम्स प्रिंसेप नाम के एक अफसर ने इस गुत्थी को सुलझाना शुरू किया और आखिरकार वो कामयाब हो गए। उन्होंने पता लगाया कि ज्यादातर शिलालेखों में एक राजा का जिक्र था जिसका नाम था प्यदस्सी, मतलब वो जो देखने में प्रिय हो। और बस यहीं पर सारी कड़ियां जुड़ गईं। इतिहासकारों ने इस पियदस्सी नाम को बौद्ध ग्रंथों में बताए गए भारत के सबसे महान सम्राटों में से एक अशोक से जोड़ दिया। और अचानक ही ये बेजुबां पत्थर अपनी पूरी कहानी सुनाने लगे थे। जैसे ही ये कोड टूटा ना, एक पूरी की पूरी राजनीतिक दुनिया हमारे सामने खुल गई, जिसके बारे में ये शिलालेख हमें बता रहे थे। हमें पता चला कि 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में भारत में एक बहुत बड़ा बदलाव आ रहा था। नए नए शहर बस रहे थे, लोहे का इस्तेमाल बढ़ रहा था और नए राज्य उभर रहे थे। बौद्ध और जैन ग्रंथों में ऐसे 16 शक्तिशाली राज्यों का जिक्र मिलता है जिन्हें महाजनपद कहा जाता था। इनमें मगध, कोशल और गांधार जैसे नाम काफी मशहूर थे। ये नक्शा दिखाता है कि ये शुरुआती राज्य आखिर थे कहाँ। गौर से देखें तो ज्यादातर उपजाऊ नदी घाटियों के पास बसे थे, जाहिर है जहाँ खेती और व्यापार करना आसान हो। इन सभी 16 महाजनपदों की दौड़ में एक राज्य बाकी सबसे कहीं आगे निकल गया, और वो था मगध, जो आज के बिहार के इलाके में पड़ता है। मगध इतना ताकतवर क्यों बना? वजहें कई थीं। एक तो वहां की खेती बहुत अच्छी थी, लोहे की खदानें पास थीं, सेना के लिए जंगलों से हाथी मिल जाते थे और व्यापार के लिए गंगा जैसी नदियां थीं।
ये जो तस्वीर है, ये राजगीर की मजबूत किलेबंदी की है, जो उनकी शुरुआती राजधानी हुआ करती थी। तो अब हम पहुंचते हैं मगध के विकास के सबसे ऊंचे शिखर पर, विशाल मौर्य साम्राज्य। इसकी नींव चंद्रगुप्त मौर्य ने रखी थी, लेकिन इसे बुलंदियों पर पहुंचाया उनके पोते सम्राट अशोक ने। मौर्य साम्राज्य की ताकत का सबसे बड़ा प्रतीक है ये सारनाथ का सिंहस्तंभ। इसका डिजाइन और इसकी भव्यता इतनी जबरदस्त थी कि आजाद भारत ने इसे अपना राष्ट्रीय प्रतीक बनाया है। ये कोई ऐसा साम्राज्य नहीं था जो सिर्फ सरहदों में बंधा हो। ये साम्राज्य वहां तक फैला था जहां तक सम्राट की आवाज पहुंच सकती थी, और वो आवाज पत्थर में खुदी हुई थी। ये नक्शा देखिए, अशोक के शिलालेख पाकिस्तान से लेकर आंध्र प्रदेश तक पाए गए हैं। अशोक ने इन शिलालेखों का इस्तेमाल एक अनोखे विचार को फैलाने के लिए किया, जिसे उन्होंने धम्म कहा। ध्यान रहे, ये कोई धर्म नहीं था, बल्कि नैतिक सिद्धांतों का एक सेट था। जैसे बड़ों का आदर करो, अपने सेवकों के प्रति दयालु रहो और सभी परंपराओं का सम्मान करो। लेकिन क्या राजा होने का मतलब हमेशा एक जैसा ही रहा? चलिए जरा देखते हैं कि मौर्यों के बाद राज करने का ये विचार कैसे बदला। यहाँ हमें राजा होने के दो बिल्कुल अलग अलग मॉडल दिखते हैं। एक तरफ से अशोक, जो खुद को एक विनम्र और नैतिक शासक के तौर पर पेश करते हैं, और दूसरी तरफ उनके बाद आए कुषाण शासक, जो खुद को देवपुत्र यानी ईश्वर का पुत्र कहते थे और अपनी बड़ी बड़ी मूर्तियां बनवाकर खुद को देवताओं जैसा दिखाते थे। अब एक बहुत ही जरूरी सवाल पर आते हैं। देखिए, शाही शिलालेख या सरकारी इतिहास की अपनी सीमाएं होती हैं। क्या हम उन सीमाओं के पार देख सकते हैं? शाही शिलालेख हमें राजा की कहानी सुनाते हैं, उनका नजरिया बताते हैं। लेकिन अगर हमें पूरी तस्वीर समझनी है तो हमें ये भी पूछना होगा कि आम लोगों के लिए उस शासन का अनुभव आखिर था कैसा। जातक कथाओं की ये एक कहानी राजा के शासन पर बिल्कुल अलग रोशनी डालती है। ये दुख और डर की कहानी है। इसमें एक दुष्ट राजा की प्रजा शिकायत करती है कि हम पर तो दिन में टैक्स वसूलने वाले जुल्म करते हैं और रात में लुटेरे। ये हमें इतिहास का वो दूसरा पहलू दिखाता है जो शाही पत्थरों पर नहीं लिखा गया। तो हमने देखा कि इतिहास सिर्फ कुछ तारीखों और नामों का कलेक्शन नहीं है, बल्कि ये तो सुरागों को जोड़कर बनाई गई एक कहानी है, एक खोज है जो कभी खत्म नहीं होती। जेम्स प्रिंसेप ने एक कोड तोड़ा तो एक पूरी दुनिया हमारे सामने आ गई। जरा सोचिए, अभी और कितने रहस्य होंगे जो बस अपनी सही चाबी का इंतजार कर रहे हैं। महाभारत सिर्फ एक महाकाव्य नहीं, बल्कि एक तरह का सोशल कोड है। आज हम इसी की दुनिया में उतरेंगे और देखेंगे कि ये प्राचीन ग्रंथ हमें उस दौर की सत्ता, परिवार और जाति के बारे में क्या कुछ बताता है। तो चलिए शुरुआत करते हैं इस कमाल की तस्वीर से। ये जो हम देख रहे हैं, ये सिर्फ चचेरे भाइयों के बीच की एक लड़ाई नहीं है। नहीं, ये कहानी असल में प्राचीन भारत के पूरे सामाजिक ताने बाने को समझने की खिड़की है। तो आज हम किन चीजों पर गौर करेंगे? पहले तो देखेंगे कि ये महाकाव्य एक सोर्स कोड की तरह कैसे काम करता है। फिर बात करेंगे पितृवंश के आदर्श की, विवाह के नियमों की, और हाँ, एक बहुत ही दिलचस्प अपवाद भी है, सातवाहन। और आखिर में हम ये समझेंगे कि समाज का ये ढांचा कैसे बनाया और संभाला जाता था और इसकी क्या कीमत चुकानी पड़ती थी। तो चलिए पहले मुद्दे पर आते हैं। देखिए, इतिहासकार जब महाभारत जैसे ग्रंथों को पढ़ते हैं तो वो इसे सिर्फ एक कहानी की तरह नहीं देखते। नहीं, उनके लिए ये एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स, एक पेचीदा ऐतिहासिक दस्तावेज है। और ये कोई छोटी मोटी किताब नहीं है। सोचिए, 1 लाख से भी ज्यादा श्लोक, और इससे रचने में मतलब अलग अलग हिस्सों को लिखने और जोड़ने में करीब करीब 1000 साल लग गए। जाहिर है, इतने लंबे समय में लिखी गई कहानी अपने अंदर पूरे समाज की जानकारी का खजाना समेटे हुए। अब हुआ ये कि 1919 में कुछ विद्वानों ने एक बहुत ही महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट शुरू किया। उन्होंने तय किया कि वो महाभारत का एक क्रिटिकल एडिशन तैयार करेंगे। मतलब उन्होंने पूरे सबकॉन्टिनेंट से, कश्मीर से लेकर केरला तक जितनी भी अलग अलग पांडुलिपियां मिली, उन सब का मिलान किया। मकसद ये था कि कहानी का सबसे कॉमन, सबसे प्रामाणिक रूप खोजा जा सके। और पता है इस काम में कितना वक्त लगा? पूरे 47 साल। जी हाँ, 47 साल। इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि ये कितना बड़ा और कितना जरूरी काम था। और जब ये काम पूरा हुआ तो नतीजा क्या निकला?
13,000 से ज्यादा पन्नों का एक विशाल ग्रंथ। इससे हमें एक कॉमन कहानी तो मिली, लेकिन एक और बहुत दिलचस्प बात सामने आई। वो ये कि भारत के अलग-अलग कोनों में इस कहानी को सुनाने के तरीकों में कितना ज्यादा फर्क था। तो चलिए अब बात करते हैं उस सामाजिक ढांचे की जिसकी नींव महाभारत की कहानी और भी मजबूत करती है। ये ढांचा है पितृवंश का, मतलब एक ऐसा सिस्टम जहां वंश पिता से बेटे, फिर पोते और ऐसे ही आगे बढ़ता है। और महाभारत का जो पूरा का पूरा झगड़ा है ना पांडवों और कौरवों के बीच, वो असल में इसी एक बात पर तो टिका है कि पिता के बाद सिंहासन और संसाधनों पर हक किसका होगा? बेटे का। ये आदर्श इस कहानी के जरिए बहुत मजबूती से स्थापित किया गया। अब सत्ता और वंश की बात तो हो गई, पर समाज को चलाने के लिए और भी नियम थे, खासकर शादी ब्याह को लेकर। और ये नियम हमें उन ग्रंथों में मिलते हैं जिन्हें ब्राह्मणों ने लिखा था। इनमें से एक बड़ा नियम था बहिर्विवाह। इसका सीधा सा मतलब था कि बेटियों की शादी अपने गोत्र या कुल से बाहर की जानी चाहिए, और यहीं से बेटे और बेटी की भूमिकाएं एकदम अलग हो जाती थीं। बेटे वंश को आगे बढ़ाते थे, जबकि बेटियों का कन्यादान करना पिता का एक बहुत बड़ा धार्मिक कर्तव्य माना जाता था। और इस शादी के सिस्टम को कंट्रोल करने के लिए एक और चीज थी, गोत्र। हर किसी को एक वैदिक ऋषि के वंशज के तौर पर एक गोत्र में बांटा गया था, और इसके नियम बड़े साफ थे। पहला, शादी के बाद औरत अपने पति का गोत्र अपनाएगी, और दूसरा, एक ही गोत्र के लोग आपस में शादी नहीं कर सकते। लेकिन जैसा कि इतिहास में हमेशा होता है, नियम बनाए जाते हैं तो तोड़े भी जाते हैं, और हमारे पास एक बहुत ही दिलचस्प मिसाल है। एक ऐसा शक्तिशाली राजवंश था जो इन ब्राह्मणवादी नियमों को हमेशा नहीं मानता था। हम बात कर रहे हैं सातवाहन शासकों की। सबसे पहली अनोखी बात तो उनके नाम में दिखती है। उनके नाम उनकी माँ के नाम से बने थे, जैसे गौतमीपुत्र यानी गौतमी का बेटा। लेकिन यहाँ एक पेंच है, नाम भले ही माँ से जुड़ा हो, लेकिन राजगद्दी का हक फिर भी बेटे को ही मिलता था। तो सिस्टम पितृवंशीय ही था। और बात सिर्फ नाम तक ही सीमित नहीं थी। सातवाहन एक नहीं बल्कि 2 बड़े नियमों को तोड़ रहे थे। पहला, जहां नियम था कि शादी के बाद औरत पति का गोत्र अपनाएगी, वहीं कई सातवाहन रानियों ने अपने पिता का ही गोत्र नाम इस्तेमाल करना जारी रखा। और दूसरा, जहां एक ही गोत्र में शादी मना थी, वहीं कुछ सातवाहन राजाओं ने अपने ही गोत्र की औरतों से शादी की। मतलब उन्होंने बहिर्विवाह के नियम को तोड़कर अंतर्विवाह किया। ये जो मूर्ति हम देख रहे हैं, ये उन्हीं नियम तोड़ने वालों को एक चेहरा देती है। इससे एक बात तो बिल्कुल साफ हो जाती है कि किताबों में लिखे नियम और असल जिंदगी की हकीकत में बहुत फर्क हो सकता है। समाज के नियम पत्थर की लकीर नहीं थे, वो ज्यादा पेचीदा थे। तो ये तो हुई परिवार और शादी की बात। अब जरा बड़े पैमाने पर देखते हैं कि पूरे समाज का ढांचा कैसा था और ये एक ऊंच नीच के सिस्टम में कैसे बटा हुआ था। इस सामाजिक व्यवस्था को सही ठहराने के लिए ब्राह्मणों ने ऋग्वेद के पुरुष सूक्त का हवाला दिया। ये एक ऐसी कहानी है जो बताती है कि समाज के 4 वर्ग एक आदि पुरुष, एक विराट पुरुष के शरीर के अलग अलग हिस्सों से पैदा हुए हैं। तो ये 4 वर्ण कौन थे? सबसे ऊपर विराट पुरुष के मुख से आए ब्राह्मण, जिनका काम था पढ़ना पढ़ाना। फिर भुजाओं से आए क्षत्रिय यानी शासक और योद्धा। जांघों से आए वैश्य, जो किसान और व्यापारी थे। और आखिर में पैरों से पैदा हुए शूद्र, जिनका काम ऊपर के 3 वर्णों की सेवा करना था। पर क्या होता था जब कोई इस सिस्टम को, इस बंटवारे को चुनौती देता था? इसका जवाब हमें महाभारत की ही एक बहुत दमदार कहानी में मिलता है। एक ऐसी कहानी जो दिखाती है कि इन सामाजिक सीमाओं को बनाए रखने के लिए समाज किस हद तक जा सकता था। ये कहानी है एकलव्य की। वो जंगल में रहने वाले निषाद समुदाय का एक नौजवान था, और उसकी बस एक ही ख्वाहिश थी, दुनिया का सबसे बड़ा धनुर्धर बनना। लेकिन उसकी यही ख्वाहिश उस दौर के सामाजिक नियमों के लिए एक चुनौती थी। जब वो महान गुरु द्रोण के पास गया तो द्रोण ने उसे सिखाने से साफ मना कर दिया। क्यों? क्योंकि द्रोण के धर्म के हिसाब से वो सिर्फ क्षत्रिय राजकुमारों को ही शिक्षा दे सकते थे। लेकिन एकलव्य ने हार नहीं मानी। उसने जंगल में द्रोण की एक मूर्ति बनाई, उसे ही अपना गुरु माना, और दिन रात अभ्यास करके वो एक लाजवाब धनुर्धर बन गया। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। जब द्रोण को एकलव्य की काबिलियत के बारे में पता चला तो वो उसके पास पहुंचे। उन्होंने अपने सबसे प्रिय शिष्य अर्जुन को दिया हुआ वचन याद किया कि उससे बड़ा कोई धनुर्धर नहीं होगा।
और उस वचन को निभाने के लिए उन्होंने गुरु दक्षिणा में एकलव्य से उसका दाहिना अंगूठा मांग लिया। और एकलव्य ने एक पल भी सोचे बिना अपना अंगूठा काटकर गुरु के चरणों में रख दिया। एक झटके में उसकी सारी काबिलियत, उसका सारा हुनर उससे छीन लिया गया। एकलव्य की ये कहानी हमें एक बहुत बड़े सवाल पर लाकर छोड़ देती है कि कोई भी समाज जो कहानियां कहता और सुनता है, वो कहानियां उस समाज के लोगों की हदों को कैसे तय करती हैं, तब भी और शायद आज भी। कभी सोचा है कि क्या एक इमारत विचारों की पूरी क्रांति की कहानी सुना सकती है? क्या पत्थर का एक ढांचा हमें हजारों साल पहले पूछे गए सवालों और उनके जवाबों तक ले जा सकता है? आज हम सांची के महान स्तूप के इसी रहस्य को परत दर परत खोलने वाले हैं। ये कहानी है कुछ विचारकों की, उनके विश्वासों की और उस शानदार इमारत की जिसने इन सबको अपने अंदर समेट लिया। यह है सांची का महान स्तूप। इसकी ये जो विशाल शांत गुंबद है और चारों तरफ जो ये नक्काशीदार तोरण मतलब प्रवेश द्वार बने हैं, ये सिर्फ पत्थर की कलाकारी नहीं है, बिल्कुल नहीं। ये एक भूली बिसरी दुनिया की वो कहानियां सुनाते हैं जो सच कहूं तो आज भी उतनी ही मायने रखती हैं। तो चलिए इसकी खूबसूरती के पीछे जो इतिहास छिपा है ना, उसको समझते हैं। लेकिन शायद ये सुनकर यकीन ना हो, पर एक वक्त ऐसा भी आया जब ये बेजोड़ स्मारक हमेशा के लिए इतिहास के पन्नों से गायब हो सकता था। जी हां, इसकी मौजूदगी पर एक बहुत बड़ा खतरा मंडरा रहा था। तो हुआ यूं कि 19वीं सदी में जब फ्रांसीसी और अंग्रेज खोजकर्ता यहां पहुंचे तो उनकी नजर पड़ी इसके सबसे बेहतरीन पूर्वी तोरण पर, और इसकी नक्काशी इतनी लाजवाब थी कि वो इसे यहां से उखाड़कर सीधा पेरिस और लंदन के म्यूजियम में ले जाना चाहते थे। और यहीं एंट्री होती है इस कहानी की एक नायिका की, भोपाल की नवाब शाहजहां बेगम। उन्हीं ने यूरोप के लोगों की इस गहरी दिलचस्पी को फौरन पहचान लिया था और देखिए अपने शब्दों में इसे दर्ज भी किया। ये हैं शाहजहां बेगम। उन्होंने और उनके बाद उनकी उतनी ही दूरदर्शी उत्तराधिकारी सुल्तान जहां बेगम ने इस राष्ट्रीय धरोहर को बचाने के लिए एक बहुत मजबूत इरादा दिखाया। सच तो यह है कि इन्हीं दोनों बेगमों की वजह से आज हम सांची को उसके असली रूप में देख पा रहे हैं। और उन्होंने जो हल निकाला ना, वो वाकई कमाल का था। उन्होंने बहुत समझदारी से अंग्रेजों और फ्रांसीसियों को असली प्रवेश द्वार के जगह प्लास्टर से बनी उसकी हूबहू नकल ले जाने के लिए मना लिया, और बस इसी एक फैसले ने असली कलाकृति को अपनी जगह पर महफूज रखा। तो ये तो थी स्तूप के बचने की कहानी, पर अब सवाल ये उठता है कि आखिर ये स्तूप बना ही क्यों? चलिए, इसके लिए हमें समय में और पीछे चलना होगा और उन विचारों को समझना होगा जिनसे इस जैसे स्मारकों ने जन्म लिया। और जरा सोचिए, ये सिर्फ भारत की बात नहीं थी। जिस दौर में यहां बुद्ध और महावीर जैसे विचारक गहरे सवाल पूछ रहे थे, ठीक उसी वक्त पूरी दुनिया में कुछ ऐसा ही हो रहा था। ईरान में ज़रतुश्त्रा, चीन में कॉन्गजी, यूनान में सुकरात और प्लेटो। ऐसा लग रहा था मानो इंसानियत एक साथ एक बौद्धिक जागृति का अनुभव कर रही हो। हर कोई जीवन के बड़े रहस्यों को सुलझाने में लगा था। भारत में भी ये बदलाव साफ साफ दिख रहा था। देखिए, एक तरफ थी पुरानी वैदिक परंपरा, जहां यज्ञ और प्रार्थनाएं ज्यादातर अच्छे स्वास्थ्य, संतान, धन दौलत जैसी चीजों के लिए होती थीं। वहीं अब लोगों के मन में नए और गहरे सवाल उठने लगे थे, जैसे कि जीवन का असली मतलब क्या है? क्या मौत के बाद भी कुछ होता है? परम सत्य क्या है? ये सवाल बस हवा में तैर रहे थे। ये वो सवाल थे जो उस समय के समाज को झकझोर रहे थे। पर इन मुश्किल सवालों के जवाब आखिर थे किसके पास? बस इसी जवाब की तलाश ने नए विचारकों और नए दर्शनों को जन्म दिया। और सवालों के इसी दौर से दो ऐसे महान शिक्षक उभरे जिन्होंने दुनिया को देखने का और जीवन को जीने का एक बिल्कुल नया नजरिया दिया, महावीर और बुद्ध। तो पहले बात करते हैं जैन दर्शन की। जैन परंपरा के अनुसार महावीर 24वें तीर्थंकर थे। अब तीर्थंकर का मतलब क्या है? तीर्थंकर मतलब वो गुरु जो लोगों को इस दुनिया के दुख और जन्म मृत्यु के चक्र रूपी सागर से पार ले जाने के लिए एक पुल की तरह काम करते हैं। वो रास्ता दिखाते हैं। और ये जो 5 व्रत है ना, ये सिर्फ नियम नहीं है, ये कर्म के बंधन से आजाद होने का एक तरह का नक्शा है। इनमें सबसे अहम है अहिंसा, यानी किसी को मारना नहीं। क्योंकि जैन दर्शन मानता है कि हर जीवित प्राणी, चाहे वो इंसान हो, जानवर या फिर कोई पौधा, सब में आत्मा होती है। इसलिए किसी को भी कष्ट पहुंचाना सबसे बड़ा पाप है। और बाकी के व्रत भी मन और आत्मा को शुद्ध करने के ही रास्ते हैं।
तो एक रास्ता तो ये था, तप और त्याग का। लेकिन उन्हीं सवालों के जवाब खोजने के लिए एक और रास्ता भी निकला, और वो रास्ता किसी जंगल या गुफा से नहीं, बल्कि एक आलीशान महल की दीवारों के अंदर से शुरू हुआ। ये कहानी थी राजकुमार सिद्धार्थ की, जिन्हें दुनिया के हर दुख, दर्द और तकलीफ से दूर एक तरह से सोने के पिंजरे में पाला गया था। उन्हें तो कोई अंदाजा ही नहीं था कि महल की दीवारों के बाहर की दुनिया है कैसी। और पता है, सांची के इन्हीं तोरणों पर उकेरी कहानियों में उनके जीवन की झलक मिलती है। पर फिर एक दिन वो शहर घूमने निकले, और बस 4 दृश्यों ने उनकी दुनिया हमेशा हमेशा के लिए बदल दी। उन्होंने पहली बार एक बूढ़े आदमी को देखा, एक बीमार को देखा और एक लाश को देखा। उन्हें पहली बार ये एहसास हुआ कि दुख, पीड़ा, ये सब जीवन की सच्चाई है। लेकिन फिर उन्होंने एक शांत सन्यासी को भी देखा, जिसे इन सब दुखों से जैसे कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा था। उन 4 दृश्यों का सिद्धार्थ पर इतना गहरा असर हुआ कि उन्होंने उसी रात अपना राजपाट, अपना परिवार, सब कुछ छोड़ दिया। वो बस एक सवाल का जवाब खोजने निकल पड़े कि आखिर दुनिया में दुख क्यों है और क्या इससे छुटकारा पाने का कोई रास्ता है। तो ये थे वो क्रांतिकारी विचार जिन्होंने हजारों लोगों की जिंदगी बदल दी। अब देखते हैं कि इन विचारों को आने वाली पीढ़ियों के लिए आखिर सहेज कर कैसे रखा गया। अब देखिए, दिलचस्प बात यह है कि बुद्ध ने अपनी शिक्षाओं को कभी लिखा नहीं। वो तो बस लोगों से बात करते थे, उनके सवालों के जवाब देते थे। ये कोई रटने वाली चीज नहीं थी, बल्कि गुरु और शिष्य के बीच एक जिंदा बातचीत थी, जिससे ज्ञान पीढ़ी दर पीढ़ी आगे बढ़ता रहा। काफी बाद में इन सभी शिक्षाओं को त्रिपिटक में इकट्ठा किया गया। त्रिपिटक का मतलब है 3 टोकरियां। पहली टोकरी में है बुद्ध के उपदेश, दूसरी में भिक्षुओं के लिए नियम और तीसरी में दर्शन का गहरा विश्लेषण। और इन्हीं ग्रंथों की वजह से उनके विचार पूरे एशिया में फैल पाए। लेकिन विचारों को बचाने का एक और भी तरीका था, जो शायद शब्दों से भी ज्यादा असरदार था, और वो तरीका था कला और वास्तुकला। कहानियों को, शिक्षाओं को पत्थर पर उकेर दिया गया, ताकि जो लोग पढ़ नहीं सकते वो देखकर ही सब कुछ समझ सकें। और यहीं कहानी घूमकर वापस सांची के स्तूप पर आती है। अब ये सिर्फ एक इमारत नहीं लगती है ना, अब ये पत्थर का एक खुला पुस्तकालय जैसा लगता है। इसकी हर नक्काशी में एक कहानी है, एक विचार है, एक खोज है। ये उस पूरी वैचारिक क्रांति का जीता जागता सबूत है जिसके बारे में हम अभी बात कर रहे थे। तो देखिए, सांची जैसी इमारतें हमें बताती हैं कि उस दौर के लोग क्या सोचते थे, उनके सबसे बड़े सवाल क्या थे और उन्होंने क्या जवाब खोजे। और ये हमें भी सोचने पर मजबूर करता है कि आज से हजारों साल बाद हमारी इमारतें, हमारे शहर आने वाली पीढ़ियों को हमारे बारे में, हमारे दौर के बारे में कौन सी कहानियां सुनाएंगी।